स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दिनेश खाला एमए प्रीवियस ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छा होंगे। एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर चल रहा है हमारा। इसमें स्टूडेंट हम आज एक टॉपिक पे बात करेंगे, भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद की समझ। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी जो है हमसे क्वेश्चन कर सकती है। किस प्रकार कर सकती है? भूगोल में नियतिवाद और संभववाद को समझाइए, या भूगोल में निश्चयवाद व संभववाद को समझाइए। या क्वेश्चन आ सकते हैं, निश्चयवाद व संभववाद पर आप क्या विचार देंगे? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, भूगोल में निश्चयवाद, संभववाद व नव निश्चयवाद की विचारधारा पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दूं, इस ज्योग्राफी में, इस भूगोल में शुरुआत से अब तक 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। सबसे पहले जो विचारधारा थी उसको निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा कहते हैं। उसके बाद विचारधारा आई संभववाद। स्टूडेंट, और अब जो विचारधारा चल रही है इस आधुनिक युग में, वो विचारधारा है नव निश्चय। 3 विचारधाराएं ज्योग्राफी में, निश्चयवाद जिसको नीतिवाद भी कह सकते हैं, प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं, दूसरा संभववाद और तीसरा नव निश्चयवाद। तो स्टूडेंट, बात करते हैं आज हम भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद की। निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद को हम प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। जो प्रकृति ने पहले से ही मनुष्य की गोद में डाला है, मनुष्य को गिफ्ट के तौर पे दिया, उसको निश्चयवाद कहते हैं। कि जो प्रकृति निश्चित कर दे, नियत कर दे, या प्रकृति का नियम है, उसी को हम विचारधारा, जो प्रकृति पे डिपेंड है, उस विचारधारा को हम निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। इसके समर्थक है कुछ स्टूडेंट, उन समर्थकों में कुछ नाम आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं 19वीं सामान्य परिभाषा, निश्चयवाद की सामान्य परिभाषा की बात कर लें। सामान्य परिभाषा, सामान्य परिभाषा। तो स्टूडेंट सुनिएगा जरा ध्यान से। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन के एक ज्योग्राफर, जर्मन में ज्योग्राफर रीटा, रेडजेल, लैम्बर्ट ऐसे ज्योग्राफर हुए। तो 19वीं सदी में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजेल ने भूगोल की एक प्रधान शाखा तथा एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानव भूगोल को स्थापित किया था। और 1882 में रेडजेल की पुस्तक, रेडजेल का एक ग्रंथ आया था जिसका नाम एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसको मानव भूगोल में नियतिवाद का समर्थन किया था। इसने क्या किया था? रेडजेल की पुस्तक, एक पुस्तक आई थी जिसका नाम एंथ्रोपोजोग्राफी था, में नियतिवाद या निश्चयवाद का समर्थन किया था। नियतिवाद या पूर्णवाद का अर्थ जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, कौन से भूगोलवेत्ताओं के द्वारा? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, ज्योग्राफर के द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों को अध्ययन की यह एक विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार मानव पर प्रकृति का प्रभाव सर्वशक्तिमान है। इस निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के ऊपर प्रकृति का क्या है? प्रभाव सर्वशक्तिमान है। स्टूडेंट, इसके बारे में और बताता हूँ आपको। प्रकृति का प्रभाव सर्वशक्तिमान है। मानव की क्रियाओं पर, जैसे मानव की जो भी एक्टिविटी है, मानव की क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण, स्थिति, उच्चावच, जलवायु, खनिज, स्थिति, जलवायु, उच्चावच, अपवाह, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु से प्रभावित होती है। मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक वातावरण से
प्रभावित होती हैं। और प्राकृतिक वातावरण में कैसे, जैसे स्थिति से प्रभावित होते हैं, कहाँ रह रहे, कौन सी लोकेशन में, उच्चावच से प्रभावित होता है मनुष्य, क्लाइमेट से प्रभावित होता है, हवा, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु हमें क्या करते हैं, मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मानव की शारीरिक संरचना, मनुष्य की जो शरीर की संरचना है, उसका जो रंग, गठन, भोजन, इसके वस्त्र, संस्कृति का निर्धारण प्रकृति करती है, नेचर करता है। मानव प्रकृति की उपज है। मानव क्या है, मात्र प्रकृति की क्या उपज है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं प्रकृतिवादी कि मनुष्य प्रकृति का क्या है, दास है, प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य उसका एक अंग मात्र है। जो प्रकृतिवादी थे उनका मानना है, जैसे रूसो है ना, तो रूसो का मानना है, इसके अलावा अरस्तु, हेरोडोट्स, इन सब का ये मानना था। प्रकृतिवादी जो भी ज्योग्राफर हुए, जिनकी शिक्षा जर्मन की विशेषता ज्योग्राफरों की शिक्षा प्राकृतिक भूगोल में हुई, इनके अनुसार प्रकृति क्या है, सर्वोपरि है, मनुष्य मात्र उसका एक अंग है ना। मनुष्य की क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव है, मनुष्य के शरीर की गठन पर, उसके भोजन पर, उसके रहन सहन पर, सब पर नेचर का प्रभाव है। इसके अपने कई ज्योग्राफर ऐसा भी बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम है या दास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रकृति जैसा कहेगी मनुष्य को वैसा करना पड़ेगा और मनुष्य के सभी कामों पर प्रकृति नियंत्रण रखती है। तो नियतिवाद पर भूगोलवेताओं के विचारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसके पहले विचार दिए, इसने दिए। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं निश्चयवाद या नियतिवाद की, बात चल रही है निश्चयवाद की। पहली विचारधारा निश्चयवाद। इसमें कुछ ज्योग्राफर हैं जैसे अरस्तु क्या पॉलिटिकल में बड़ा नाम है, प्लेटो के शिष्य हुए हैं अरस्तु का नाम ज्योग्राफी में भी चलता है। अरस्तु एक यूनानी भूगोलवेता था, यूनान का था। अरस्तु एक यूनानी भूगोलवेता था। अरस्तु ने मानव जीवन पर प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव की व्याख्या में लिखा था कि यूरोप के अपेक्षाकृत ठंडे देशों में बहादुर किंतु बुद्धि में क्षीण होते हैं। ये क्या कहता है कि यूरोप के अपेक्षा ठंडे देशों में लोग क्या होते हैं, बहादुर किंतु बुद्धि में क्षीण होते हैं और स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। एशिया के लोग बुद्धिमान व कुशल होते हैं किंतु आत्मबल में कमी के कारण पराधीन रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे, अगला राइटर है हेरोडोट्स, एक बड़ा नाम, इतिहास में भी बड़ा नाम, इतिहास में पितामह कहा जाता है हेरोडोट्स, इतिहास के पितामह। भारतीय इतिहास के पिता वेदव्यास को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड और विश्व इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। तो हेरोडोट्स की बात करते हैं। हेरोडोट्स, इन्होंने बताया कि मिस्र की सभ्यता के विकास का प्रमुख कारण वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। स्टूडेंट, तो बात करेंगे। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन, एक बड़ा नाम साइंस में और ज्योग्राफी में का बहुत बड़ा योगदान है। चार्ल्स डार्विन का मैं बताता हूँ, इन्होंने प्रकृति के बारे में क्या लिखा है। तो स्टूडेंट, डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, तो डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति प्रकाशित की 1859। डार्विन ने इस पुस्तक में प्राकृतिक वर्णन, नेचर का सिलेक्शन किया, प्रकृति का वर्णन की व्याख्या की, प्रकृति के
की क्या की व्याख्या की और बताया कि जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर, जीव अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। जो जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं वे थोड़े समय के बाद ही नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार सक्षम जीव से ही जाति का विकास होता है। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति के बारे में, प्रकृतिवादी थे, इन्होंने क्या कहा, डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति प्रकाशित की थी और 1859 में डार्विन ने इस पुस्तक में प्राकृतिक या प्रकृति की व्याख्या की और बताया कि जीव अपने को, जो भी जीव होते हैं वो अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। जो जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं वे थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सक्षम जीव से ही जाति का विकास होता है। नंबर 4, अर्नेस्ट हैकल। अगला राइटर निश्चयवादी जिसको हम कहते हैं अर्नेस्ट हैकल, इनकी बात करें, इनका कहना था, ये प्रकृतिवादी ज्योग्राफर है, प्रसिद्ध जर्मन जीव विज्ञानी, ये क्या है, प्रसिद्ध जर्मन जीववादी हैकल ने पारिस्थितिकी की व्याख्या करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए स्टूडेंट, प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हैकल ने पारिस्थितिकी की व्याख्या करते हुए बताया कि मानव सहित सभी प्राणी अपने पर्यावरण के अनुकूलन कार्य करते हैं। इसके बाद अगला राइटर है स्टूडेंट डिमोलिन, नंबर 5 डिमोलिन। राइटर का नाम है स्टूडेंट डिमोलिन। स्टूडेंट ये क्या कहते हैं, इन्होंने बताया कि एशिया में स्टेपीज में, इन्होंने बताया कि एशिया में स्टेपीज में मंगोल प्रजाति, टुंड्रा में एस्किमो तथा लेप्स प्रजाति, अफ्रीका के वनों में रहने वाली निग्रो अपने अपने पर्यावरण से अनुकूल ही विकसित हुई है, अनुकूल करके ही विकसित हुई है। फिर बता दो, डिमोलिन कहते हैं, इन्होंने बताया कि एशिया में स्टेपीज में मंगोल प्रजाति, टुंड्रा में एस्किमो तथा लेप्स प्रजाति, अफ्रीका के वनों में रहने वाली निग्रो अपने अपने पर्यावरण के अनुकूल ही विकसित हुई है। स्टूडेंट, इनका कहने का मतलब था कि मनुष्य जो प्रकृति के साथ अनुकूल करता है, अनुकूल करने में समर्थ है, वही जीवित रहता है। जो जीव अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, समर्थ नहीं अनुकूलन में, वो थोड़े समय के बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नंबर अगला रेड जेल। रेड जेल क्या कहते हैं इसके बारे में, रेड जेल नेचर के बारे में, नीतिवाद के बारे में रेड जेल की विचार। तो रेड जेल की बात सुनेंगे, स्टूडेंट रेड जेल के विचार की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रेड जेल के विचारों। तो रेड जेल ने वास्तविक रूप से नियतिवाद, रेड जेल ने वास्तविक रूप से नियतिवाद को प्रतिपादित किया था। रेड जेल एक जर्मन ज्योग्राफर हैं, इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, उसमें उन्होंने नीतिवाद का पक्ष लिया, नीतिवाद के बारे में लिखा। तो रेड जेल ने वास्तविक रूप से नियतिवाद को प्रतिपादित किया था
इनके अनुसार मनुष्य के रहन सहन, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण से निर्धारित होती हैं। हेडजेल ने वास्तविक रूप से नियतिवाद को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार मनुष्य के रहन सहन, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण से निर्धारित होती हैं। रेडजेल के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, रेडजेल के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां स्टूडेंट पर्वत, पठार, मैदान मानव संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं। तो रेडजेल के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां मानव संस्कृति पर प्रभाव डालती है, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। अगला है कुमारी सैंपू। सैंपू रेडजेल की शिष्या, रेडजेल की एक शिष्या जिसका नाम कुमारी एलन सैंपल है। तो सुनिएगा स्टूडेंट, ये निश्चयवाद की घोर समर्थक मानी जाती है और बहुत ही बड़ी विद्वान। तो रेडजेल की शिष्या और नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। रेडजेल की शिष्या जिसका नाम कुमारी एलन सैंपल है, ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक मानी जाती है। इन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में, इन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में प्रकृति के महत्व को बताया है। सैंपल ने कहा मानव भूतल की क्या है, एक उपज है। मानव भूतल की एक उपज है। और स्टूडेंट इन्होंने बताया कि मनुष्य क्या है, भूतल की उपज है। वह पृथ्वी का बच्चा है। वह पृथ्वी का क्या है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। प्रकृति उसके लिए समस्याएं खड़ी करती है। मानव भूतल की उपज है, वह पृथ्वी का बच्चा है। प्रकृति उसके लिए समस्याएं खड़ी करती है, साथ ही उनका हल भी मानव को बता देती है। साथ ही उसका हल भी मानव को बता देती है। सैंपल ने लिखा कि पर्वतों पर रहने वाले लोगों के पांव मजबूत होते हैं। सैंपल क्या कहती है कि पर्वतों पर रहने वाले लोगों के पांव मजबूत होते हैं, जबकि समुद्र में नाव चलाने वाले लोगों के कंधे और हाथ मजबूत हो जाते हैं। तो यह प्रकृति की ही देन है। सैंपल का कहना था मनुष्य इस पृथ्वी पर की उपज है, इस पृथ्वी का क्या एक बच्चा है। वो प्रकृति क्या करती है, मनुष्य के सामने समस्याएं खड़ी करती हैं और साथ ही उनका हल भी बता देती है। और सैंपल का कहना है, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि नेचर का प्रभाव मनुष्य पर कैसे पड़ता है, कि पर्वतों में रहने वाले लोगों के जो पांव होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जबकि समुद्र के तटों के पास जो लोग रहते हैं, जो नाव वगैरह चलाते हैं समुद्र में, उन लोगों के कंधे और हाथ मजबूत हो जाते हैं। ये प्रकृति की देन है। अगला राइटर है हटिंगटन, नीतिवाद का एक और समर्थक हटिंगटन। हटिंगटन स्टूडेंट एक और राइटर हटिंगटन अपनी पुस्तक जलवायु और संस्कृति, अपनी पुस्तक जलवायु और संस्कृति में बताया कि मनुष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव जलवायु का पड़ता है। हटिंगटन ने अपनी पुस्तक जलवायु और संस्कृति में बताया कि मनुष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव जलवायु का पड़ता है। इसके बाद स्टूडेंट हिप्पोक्रेटस, अगला राइटर हिप्पोक्रेटस।
प्रकार है तो स्टूडेंट हिप्पोक्रेटस। इस यूनानी भूगोलवेता ने बताया, इस यूनानी भूगोलवेता ने बताया कि एशियाई लोग आराम पसंद तथा यूरोपीय लोग मेहनती होते हैं क्योंकि उनका पर्यावरण इसी प्रकार का है। तो हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया? ये निश्चयवादी थे, प्रकृतिवादी जिसको कहते हैं, नियतिवादी के घोर समर्थक। इस यूनानी भूगोलवेता ने बताया कि एशियाई लोग आराम पसंद तथा यूरोपीय लोग मेहनती होते हैं क्योंकि उनका पर्यावरण इस प्रकार का होता है। इसके बाद स्टूडेंट ये निश्चयवादी विचारधारा थी, अरस्तु के द्वारा बताया गया। समर्थक थे हेरोडोटस के समर्थक चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैक्ल, लिमोनी, रेडजर बहुत ही बड़ा ज्योग्राफर जर्मन का, कुमारी हेलेन सेम्पू रेडजर की शिष्या एडिंगटन और हिप्पोक्रेट्स, इन लोगों ने निश्चयवाद का समर्थन किया। ये कट्टर समर्थक माने जाते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीता, निश्चयवाद की आलोचना होने लगी और नई विचारधारा का जन्म संभववादी इसकी आलोचना करने लगे। आलोचना, नियतिवाद की आलोचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1, फ्रांसीसी भूगोल के अनुसार, फ्रांसीसी जो भूगोलवेता थे उनके अनुसार जो इसके आलोचक थे वो मानव भूगोल को मानते थे, जिनमें विडाडिला, बलान, जीन ब्रूच का नाम, डिमाजिया, इनका नाम काफी ऊपर है। तो ये फ्रांसीसी भूगोल के अनुसार मानव की शक्ति, कौशल, क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। ये मानव को मानते थे, प्रकृति को नहीं। आलोचक कहते हैं फ्रांसीसी भूगोल, हम आलोचना कर रहे हैं नीतिवाद की आलोचना के निम्न प्रकार से की जा सकती है। इसकी आलोचना फ्रांसीसी भूगोल के अनुसार मानव की शक्ति, कौशल, क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो अन्य जीवों की तरह प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। स्टूडेंट, फ्रांसीसी जो ज्योग्राफर थे उन्होंने जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका घोर विरोध किया, आलोचना की। वो क्या मानते थे कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है जो अन्य जीवों की तरह प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के अनुसार मनुष्य एक सक्रिय प्राणी है और प्रकृति में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। नंबर 4, समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले, समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले अलग अलग प्रदेशों में मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्राय समान नहीं होता। समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले अलग अलग प्रदेशों में मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्राय समान नहीं होता। तो इस प्रकार निश्चयवाद की धीरे धीरे आलोचना होने लगी। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं निश्चयवाद और संभव। निश्चयवाद के बारे में मैंने बताया, ये लोग प्रकृतिवादी थे, निश्चयवादी थे, प्रकृति के ऊपर क्या थे? डिपेंड थे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, इसकी आलोचना के बाद एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा का नाम है संभववादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा स्टूडेंट? संभववादी विचारधारा। बात करेंगे संभववाद, संभववाद का अर्थ। तो सुनिएगा स्टूडेंट, हम कौन सी विचारधारा की बात करेंगे? हमने बात की निश्चयवाद विचारधारा। अगली विचारधारा है स्टूडेंट संभववाद। तो संभववाद का अर्थ पहले बताते हैं। जो चीज संभव हो, ये मानववादी विचारधारा मानी जाती है। ठीक है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन मानव एक बुद्धिमान। इनका मानना है, संभववादियों का मानना है कि प्रकृति, मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, दास नहीं है, वो पूर्णतः प्रकृति पे डिमांड नहीं है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। वो अपने, इनका मानना है, संभववादियों का मानना है
कि मनुष्य इस प्रकृति का एक अंग जरूर है, लेकिन वो एक श्रेष्ठ स्थान रखता है, अपना एक उच्च स्थान रखता है प्रकृति में। तो सुनिएगा, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा, ये कौन सी विचारधारा स्टूडेंट? फ्रांसीसी। इससे पहले जो निश्चयवादी विचारधारा थी वो जर्मन के लोगों में थी। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसी विचारधारा। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित फ्रांसीसी विचारधारा है, जो मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या, मनुष्य का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो स्टूडेंट बात करेंगे मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या में प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे ने किया था, किंतु इस विचारधारा का वास्तविक प्रतिपादक, इस विचारधारा संभववादी विचारधारा का वास्तविक प्रतिपादक विडाल डी ला वलांश है। हम संभववाद का अर्थ कर रहे हैं स्टूडेंट। तो संभववाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे ने किया था, किंतु इस विचारधारा का वास्तविक प्रतिपादक विडाल डी ला वलांश था। वलांश ने इस विचारधारा में मानव की बौद्धिक क्षमता, जो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता और कुशलता का अधिक महत्व दिया। संभववाद के समर्थक विद्वान जो थे उसमें वलांश का नाम, विडाल डी ला वलांश, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सोल। वलांश, डिमाजिया, फेब्रे, जीन ब्रूंश, ईसा बोमेन आदि प्रमुख हैं। संभववाद के संबंध में तार्किक विवेचन, संभववाद विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं। पहला विचार है विडाल डी ला वलांश, विडाल डी ला वलांश, विडाल डी ला वलांश एक जर्मन जोग्राफर, फ्रांसीसी जोग्राफर विडाल डी ला वलांश फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है और संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। वलांश के अनुसार मानव पर्यावरण में एक अत्यंत सक्रिय तथा शक्तिशाली कारक है। ग्राम, नगर, रेल मार्ग, सड़कें, बाग, बगीचे, खेत, फसलें, कल कारखाने आदि मानव की कुशलता का ही परिणाम है। स्टूडेंट, ये मानव भूगोल के समर्थक थे, मानव के समर्थक थे, संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते हैं। वलांश के अनुसार मानव पर्यावरण में एक अत्यंत सक्रिय तथा शक्तिशाली कारक है। ग्राम, नगर, इनका कहना था जो गांव बने हैं, नगर, रेल मार्ग, सड़कें, बाग, बगीचे, खेत, फसलें, कल कारखाने आदि मानव की कुशलता का ही परिणाम है। वलांश के शब्दों में मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। वलांश ने कहा कि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत अनेक संभावनाओं में से वह अपनी क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार उपयोगी संभावना का चयन करता है। अगला है लुसियन फेब्रे। अगला राइटर स्टूडेंट इसी में फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेब्रे। स्टूडेंट अगले विद्वान का नाम लिखा मैंने, लुसियन फेब्रे। अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका में मानव प्रयत्नों को अधिक महत्व दिया। इसने मानव के प्रयत्नों को क्या दिया? अधिक महत्व दिया। फेब्रे के अनुसार कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में
उनके प्रयोग का निर्णायक है। अगला है डिमाजिया, नंबर बी डिमाजिया। अगला राइट स्टूडेंट डिमाजिया, फ्रांसीसी भूगोल में तो एक बड़ा नाम डिमाजिया। मानवीय क्रियाकलापों को महत्व देते हुए डिमाजिया ने बताया कि उपजाऊ मिट्टी में तब तक अच्छी खेती नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य अपनी शक्ति तथा तकनीक का प्रयोग नहीं करता। अगला राइट है ईसा बोमैन, ईसा बोमैन। अगला राइट है स्टूडेंट ईसा बोमैन। इन्होंने संभववाद का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि मनुष्य ध्रुव पर आरामदेह तथा प्रकाश युक्त पूर्ण नगर का निर्माण करने में समर्थ है। मनुष्य सहारा मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर सकता है जो वहां वर्षा होने के लिए विवश कर दे। संभववाद के समर्थन में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं संभववादी विचारधारा। कुछ उदाहरण, मनुष्य अपनी सूझ से पर्वत पर सीढ़ीदार खेत बना सकता है। गर्म क्षेत्रों में रहने के लिए प्रतिशीतकों का प्रयोग कर सकता है। ठंडे क्षेत्रों में घरों को गर्म रखने के लिए तापक हीटरों का प्रयोग कर सकता है। कम उपजाऊ मिट्टी को खाद उर्वरक का प्रयोग कर उपजाऊ बना सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरें बनाकर उसमें सिंचाई करके फसलें पैदा कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट टाइम बीतता गया, संभववाद विचारधारा की भी आलोचना होने लगी। जैसे निश्चयवाद की आलोचना होने लगी तो संभववाद की भी आलोचना होने लगी। वो इस प्रकार है। यह विचारधारा जो इसको आलोचक थे वो उनका बताना है कि यह अति आशावादी विचारधारा है। मानव पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने में असमर्थ है। अंटार्कटिका, टुंड्रा, कांगो बेसिन प्रदेश आज भी मानव की क्रियाकलापों के अनुकूल नहीं है। ग्रीनलैंड, सहारा आदि स्थान आज भी निर्जन प्राय हैं। लास्ट स्टूडेंट आलोचना, प्रकृति के अत्यधिक दोहन से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई हैं। तो स्टूडेंट आज हमने बात की निश्चयवादी विचारधारा की, जो एक जर्मन की विचारधारा थी। उसकी टाइम बीतने के बाद उसकी आलोचना होने लगी। उसके बाद एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसका नाम था संभववादी विचारधारा। ये फ्रांसीसी विचारधारा है। जो मैंने आपको दो विचारधाराओं के बारे में बताया वो निश्चयवाद और संभववाद। आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में। तब